20 अगस्त 1977 को नासा ने आज तक के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस मिशन वॉयेजर 2 को लॉन्च किया था। वॉयेजर 2 का मेन गोल हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करना था और जो कि 1970s के टाइम सारे प्लैनेट्स एक ही लाइन में थे, इसीलिए नासा के लिए इन प्लैनेट्स तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो गया। वॉयेजर 2 ने अपने सफर में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से फ्लाईबाय किया। इसी के साथ साथ इसने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के दुनिया को भी एक्सप्लोर किया और जो कि इस प्रोब को हमारी धरती से बहुत ही ज्यादा दूर जाना था, इसीलिए इसके साथ कांटेक्ट करने के लिए वॉयेजर में 12 फीट का एक एंटीना लगा था, जिससे ये प्रोब अपने डाटा को धरती तक भेज पाता। वॉयेजर 2 ने अपने जर्नी में जुपिटर के 14 मून को डिस्कवर किया। इसी के साथ ये यूरेनस से फ्लाईबाय करने वाला इंसानों का बनाया गया पहला स्पेस प्रोब भी बना, जहां इसने यूरेनस के 2 नए रिंग सिस्टम और 10 नए चंद्रमाओं को ढूंढा। इसके बाद ये हमारे सोलर सिस्टम के लास्ट प्लैनेट नेपच्यून से फ्लाईबाय किया, जहां इसने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा तेज आंधियों को देखा। नेपच्यून के साउदर्न हेमिस्फीयर में वॉयेजर 2 ने ग्रेट रेड स्पॉट को नोटिस किया, जो कि हमारी धरती के साइज का एक तूफान है, जो 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में घूम रहा है। हमारे पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में 5 स्पेसक्राफ्ट ही ऐसे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के ग्रेविटेशन पुल को एस्केप हो पाए हैं, जो कि है पायोनियर 10, पायोनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू होराइजन। आज हम हजारों सैटेलाइट्स को धरती से स्पेस में भेजते हैं और ये ऑब्जेक्ट्स आसानी से हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को एस्केप भी कर लेता है, लेकिन हमारा सन धरती से 3000 गुना ज्यादा मैसिव है, जिसकी वजह से सन के ग्रेविटेशन पुल को एस्केप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वॉयेजर 2 के बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी के कारण इसने 5 नवंबर 2018 को हीलियोस्फीयर को क्रॉस कर लिया है। हीलियोस्फीयर हमारे सोलर सिस्टम का वो रीजन है जहां सन के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर पार्टिकल्स हमारे सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। वॉयेजर 2 के लॉन्च के 2 साल बाद इसने जुपिटर और इसके मून्स के इमेजेस को अर्थ तक भेजना शुरू किया। इसके बाद ये अपने सफर में जुपिटर से लगभग 6,44,000 किलोमीटर ऊपर से फ्लाईबाय किया और उस वक्त इसने ग्रेट रेड स्पॉट में हो रहे बदलाव को नोटिस किया। ग्रेट रेड स्पॉट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान है और इसमें हमारा अर्थ भी आसानी से समा सकता है। जुपिटर को एक्सप्लोर करने के बाद ये पहुंचा हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत प्लैनेट सैटर्न पर। सैटर्न पर इसने वहां के रिंग सिस्टम को एक्सप्लोर किया और उस वक्त ये सैटर्न के रिंग्स के बीचों बीच से पार हुआ। उस वक्त वॉयेजर 2 का स्पीड 12.8 किलोमीटर पर सेकंड का था और इतना ज्यादा स्पीड से सैटर्न के रिंग्स के पार्टिकल्स के साथ टकराने की वजह से वॉयेजर 2 अपने रास्ते से भटक चुका था, लेकिन इसमें लगे थ्रस्टर्स का यूज करके इसने अपने आप को फिर से स्टेबलाइज कर लिया। फिर वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपच्यून को एक्सप्लोर करने के बाद ये हमारे सोलर सिस्टम के आउटर एजेस की ओर बढ़ने लगा और 2007 में वॉयेजर 2 सोलर सिस्टम के टर्मिनेशन सॉक के बाउंड्री को भी पास किया। टर्मिनेशन सॉक वो बाउंड्री है जहां से सन का इन्फ्लुएंस लगभग खत्म हो जाता है। यहाँ पर सोलर विंड्स का स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और इसके बाद 2013 के समर में वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री करता है। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब किसी गैलेक्सी में 2 स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है और इतना ज्यादा दूर से कांटेक्ट करने के लिए 3 फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि है डिस्टेंस, पावर और टाइम। यहाँ पर जितना ज्यादा स्पेसक्राफ्ट का दूरी होगा उतना ही ज्यादा टाइम भी सिग्नल को आने में लगेगा और जब तक सिग्नल धरती तक पहुँचेगा तब तक उस सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक बार स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के बाद हम उसमें यूज हुए टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड नहीं कर सकते। इसी के साथ वॉयेजर 2 में यूज हुआ पावर सोर्स यानी कि RTG टाइम के साथ डीके हो रहा है। RTG यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, जो प्लूटोनियम 238 के हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। लेकिन टाइम के साथ साथ जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन है वो धीरे
धीरे धीरे घट रहा है, जिससे स्पेसक्राफ्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स को सफिशिएंट पावर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद भी हमारा संपर्क वॉयेजर से अब तक नहीं टूटा है, क्योंकि आज हम अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से अरबों मील से आ रहे कमजोर से कमजोर सिग्नल्स को भी आसानी से कैच कर सकते हैं। इसी वजह से वॉयेजर 2 जो हमसे 19.3 बिलियन किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, उससे भी हम कांटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन मार्च 2020 में साइंटिस्ट जिन टेक्नोलॉजीज का यूज करके वॉयेजर 2 से कांटेक्ट करते थे वो ऑफ हो गया, जिसकी वजह से नासा को अगले 11 महीने तक अपने डीप स्पेस नेटवर्क के हार्डवेयर को अपग्रेड करना पड़ा। डीप स्पेस नेटवर्क ऐसे रेडियो एंटीनास का कलेक्शन है जो एस्ट्रोनॉमर्स को इंटरस्टेलर स्पेस से संपर्क करने में हेल्प करता है। इन एंटीनास को कैलिफोर्निया, स्पेन और कैनबेरा में इंस्टॉल किया गया है, जिनमें से कैनबेरा में मौजूद एंटीना वॉयेजर 2 से कांटेक्ट कर पाता है। और ये हमारे अर्थ का एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है जो वॉयेजर 2 को सिग्नल्स भेज पाता है। ये एंटीना, जिसे DSS-43 कहा जाता है, इसे वॉयेजर 2 के लॉन्च के 5 साल पहले 1972 में बनाया गया था। उस टाइम इसका साइज लगभग 270 फीट का था, लेकिन टाइम के साथ साथ इसको अपग्रेड भी किया गया है। पर अपग्रेड के दौरान इसे 11 महीने तक ऑफलाइन रखा गया था और फाइनली अक्टूबर 2020 में नासा ने इस एंटीना का यूज करके फिर से वॉयेजर 2 को कमांड भेजा और कुछ महीने के इंतजार के बाद स्पेसक्राफ्ट ने सिग्नल को सक्सेसफुली कैप्चर किया। लेकिन जब एंटीना ऑफलाइन था तब भी नासा के साइंटिस्टों को वॉयेजर 2 से इंटरस्टेलर स्पेस का साइंटिफिक डाटा मिल रहा था, पर इतना ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण हम वॉयेजर 2 की ओर कोई भी कमांड नहीं भेज पा रहे थे। लेकिन डीप स्पेस नेटवर्क को अपग्रेड करने के बाद हम आसानी से वॉयेजर 2 की ओर कमांड भेज पा रहे थे। डीप स्पेस नेटवर्क हमारे अर्थ के तीनों कोने में सिमेट्रिकली लगाया गया है, जिससे ऑलमोस्ट कोई भी स्पेसक्राफ्ट आसानी से कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन वॉयेजर 2 बाकी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले एक एक्सेप्शन है, क्योंकि 1989 में इसने नेपच्यून से फ्लाईबाय किया, जिस दौरान इसने नेपच्यून के सबसे बड़े चांद ट्राइटन को भी कैप्चर किया। और आज तक के इतिहास में वॉयेजर 2 के अलावा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून तक नहीं पहुंचा है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ट्राइटन कुइपर बेल्ट में बना सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के रिंग सिस्टम को एक्सप्लोर किया, जिस दौरान इसने ट्राइटन में मौजूद क्रायो वोल्केनोज को देखा। क्रायो वोल्केनोज यानी कि ऐसे वोल्केनोज जहां से गर्म लावा के बजाय आइस निकलता है। और ऐसा ही कुछ 25 साल बाद न्यू होराइजन प्रोब से प्लूटो के सरफेस में भी देखा गया। हालांकि वॉयेजर 2 को उस दौरान सारे गैस जायंट्स के अपर साइड से गुजरना पड़ा था, जिसकी वजह से वो ग्रेविटी से अफेक्ट होकर उसका ट्रेजेक्टरी साउथ की ओर डिफ्लेक्ट हो गया और उसके बाद वॉयेजर 2 उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और अब वो हमसे इतनी दूर जा चुका है जिससे ये दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एंटीनास से कांटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन ये अब भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद DSS-43 से कांटेक्ट कर पाता है। वहीं दूसरी ओर वॉयेजर 1 का ट्रेजेक्टरी में कोई चेंज न होने के कारण वो अब भी सभी डीप स्पेस नेटवर्क से कांटेक्ट कर पाता है। और अगर आपको ये जानना है कि नासा वॉयेजर से कांटेक्ट कैसे करता है तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो को क्लिक करो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।